हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो सभी की अच्छे से चल रही होगी तैयारी। तो लकी बिका के आईडी से बहुत अच्छे कमेंट आए थे। और हाँ, एक कमेंट आया था कि सर आप ये एक मतलब एक बच्चे का कमेंट था उस पे कि सर आप इंडिया से हो या इंग्लैंड से, अच्छे कुछ करके था। तो उस पर एक कमेंट और आया था, क्रॉस कमेंट, तो जिसमें बोला था कि डीएनए डिसऑर्डर है। तो ये डीएनए डिसऑर्डर नहीं है भाई, ठीक है। मुझे इससे जो स्किन है ये ऐसी ही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। तो प्लीज इस तरह के कमेंट न करें। ऐसे ही मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही बात है ना, आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई उसका रिप्लाई करेगा, फिर ऐसे ही अच्छा नहीं लगता कमेंट पे ना। तो समझदार बच्चे हो आप, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो स्टडी से रिलेटेड चीजें देखो ना। उससे कोई कैसा भी आप, क्या दिक्कत है ना, आप पढ़ाई से मतलब रखो, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मुझसे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अपना आज धातु अपने कंप्लीट कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बस रिवीजन है। जो जो बातें हैं वो मैं बता दूंगा, कुछ भारी बातें नहीं है, ठीक है। करते हैं शुरू। तो अगली धातु है सीसा। कौन सी? सीसा। सीसा को पीबीसी लिखते हैं, और किसे इसे क्या बोलते हैं? लेड भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? लेड। चलिए ये दो बातें आपको ध्यान में होगी। तो इस धातु का निष्कर्षण हमने शुरू में पढ़ लिया था जब इसके अयस्क पढ़े थे। सीधी सी बात है, किसी भी धातु की बात हो, कोई भी धातु की बात हो, अगर वो पूछे कि निष्कर्षण यानी कि इससे उस धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, तो मोटी मोटी बात है, इसका कोई ना कोई अयस्क होगा। और अयस्क मैंने आपको एक अयस्क वाली क्लास ली थी, उसमें बता दिए थे। तो इसका अयस्क कौन है? गैल्ना। कौन सा? गैल्ना। गैल्ना को लिखा जाता है पीबीएस से। अब ऐसे करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कुछ अक्षर छोटे छोटे लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर इसकी 3 क्लासें बननी थी अगर मैं वैसे बनाता था, लेकिन आपको एक क्लास में कंप्लीट करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा? पीबीएस। सर्वाधिक स्थायी तत्व है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो। कैसा तत्व है ये? जो सीसा होता है ये सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक स्थायी, ठीक है। साथ के साथ मैं इसे मिटाता चलूंगा क्योंकि अपने को जगह चाहिए। कागज पर लिखने में काम आता है, यानी कि कागज पर लिखने में ये काम में उपयोग लिया जाता है या काम में लिया जाता है। तो ये दो बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस इतनी बात से। इसके भौतिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण है कि यह सबसे भारी धातु, सबसे भारी नहीं है, वैसे भारी है ये। सबसे भारी कौन सी धातु होती है? कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैंने पूछा है सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे भारी धातु आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वैसे ये धातु भारी होती है, ठीक है। अब कागज पर लिखने के काम आता है, तो मतलब कागज पर ये निशान छोड़ता है, कोई नई बात नहीं है, कागज पर निशान छोड़ता है। उसके बाद में इसका द्रवनाक, याद रखने वाली बातें हैं। तो 327 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? द्रवनाक। द्रवनाक यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में कितने टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में आता है, पता ही है आपको द्रवनाक। तो ये याद करने वाली बात है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। क्वथनाक भी आपको पता है, तो इसका क्वथनाक होता है 1620 डिग्री। कितना होता है? 1620 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनाक होता है। किसका? किसका होता है? पीबी का, लेड का, शीशे का। खास बात इसकी ये है कि ऊष्मा व विद्युत का ये कुचालक होता है। विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है? ये कुचालक। ये इसकी खास बात है। ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। उभयधर्मी धातु होता है ये। तो एक इसकी बात ये भी सर इंपॉर्टेंट है, ये खास इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऊष्मा व विद्युत का कुचालक। अब इसके रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण इसका एक इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास नहीं है। आर्द्र वायु। आर्द्र वायु कैसी होती है? जिस वायु में नमी होती है। नमी वाली वायु या आर्द्र वायु के साथ ये अभिक्रिया करता है। कौन? सीसा, लेड आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया करके OH व CO3 की परत बना देता है। क्या बना देता है? OH व CO3 की परत बना देता है। किसकी? OH और CO3 की ये परत बना देता है। ये इसकी खास बात है। उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लाल लेड बनाता है, और HCl के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये आपको पता ही होता है क्योंकि मैंने बहुत बार करवा दिया है। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार। Pb प्लस O2, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, PbO2 बना लेगा, कोई नई बात नहीं है। फिर ये लेड प्लस HCl, तो PbCl
2 प्लस H2। समीकरण को संतुलित करेंगे तो क्या होगा, ये Pb1 ये Pb1, ठीक है। यहां पे Cl1 है, यहां पे Cl2 है, तो यहां पर मैं 2Cl लगा दूं और यहां पे 2Pb लगा दूं, तो अब 2Pb, ठीक है। और ये नहीं लगाते, 2 लगाने की जरूरत नहीं, PbCl2 और इधर H2 बाहर निकल गई, तो Pb1 H2Cl, ठीक है। उसके बाद में उपयोग मिश्र धातु निर्माण में, मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं साथ के साथ देख लेते हैं। तो मिश्र धातु एक होती है टाइप मेटल, कौन सी, टाइप मेटल। तो टाइप मेटल में Pb होता है आपका 75%, Sb होता है आपका 20% और Sn यानी कि टिन होता है आपका 6%। तो ये परसेंटेज आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई इसका बस इतना याद रख लेना, इसमें क्या होता है Pb, Sb और Sn, इसमें टाइप मेटल में। अगला है सोल्डर, सोल्डर में Sn 50 से 75% है और Pb 50 से 30%। उसके बाद में प्यूटर, प्यूटर में टिन 75% और Pb 25%, ठीक है। विद्युत तार फ्यूज, जो अपने विद्युत तार फ्यूज के रूप में प्रयोग करते हैं वो Pb प्लस Sn की बनी होती है, यानी कि शीशा और टिन की बनी होती है। किसकी, शीशा व टिन। Sn का मतलब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, Sn का मतलब होता है यहाँ पे टिन, पीछे मैंने करवा दिया था ना, टिन, Sn टिन, Sn टिन। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। लगातार अपने धातु वाली क्लास से देखें तो आपको परेशानी 1% भी नहीं हुई होगी, और अगर पहली बार देख रहे हो तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे नहीं कर रहा कि हाँ आपको सारा ये एक बार में समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा पहली बार इस क्लास को देखोगे तो पहले धातु वाली जितनी भी क्लासेस अपनी हो चुकी हैं उसको रूटीन में देख के आइए, चीजें सारी क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं बात। पहला मिश्र धातु निर्माण में, लेड चैम्बर बनाने में, लेड पाइप बनाने में, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता, जो इंपॉर्टेंट चीज वो बता देता हूं। लेड और सैनिक का उपयोग गोली बनाने में किया जाता है, लेड और सैनिक का उपयोग गोली बनाने में, गोली बनाने में, किसमें, गोली बनाने में, कौन सी, शायद वही वाली, ठीक है। रिवॉल्वर की गोली की बात हो रही है। तो देखो भाई, मेरा यहां पर उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं कि मेरा सिर्फ पढ़ाना है, जो बुक्स में जानकारी दी हुई है मैं उसी बुक को टारगेट लेकर आपको पढ़ाता हूं। अपनी तरफ से मैं कुछ भी चीजें जो होती हैं वो मैं ऐड नहीं करता। हाँ, जो मुझे लगता है कि बच्चों को बतानी चाहिए, जो हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए हानिकारक नहीं होगी, वो मैं एक्स्ट्रा में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो उसके बारे में अपने आगे बात कर लेंगे। वैसे मैं कुछ भी आपको, अब कई बच्चे बोलेंगे सर लेड आर्सेनिक से हम गोली बना लेंगे, तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये स्टडी होती है, हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में गोली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नाभिकीय अनुसंधान, नाभिकीय अनुसंधान का मतलब होता है जहां पर नाभिकीय रिएक्शंस होती हैं, या जहां पर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऐसी कुछ चीजों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, ठीक। उसके बाद में कृत्रिम अंगों के निर्माण में, ये इंपॉर्टेंट लगा दोगे, कृत्रिम अंगों के निर्माण में। कृत्रिम अंगों का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कईयों के हाथ नहीं होते, कईयों के पैर नहीं होते, ऐसे कुछ उनके जो एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाते हैं तो उनके कृत्रिम हाथ या पैर लगाए जाते हैं, तो वो इनसे बनाए जाते हैं, किसे, लेड के, लेड धातु से, या उनकी मिश्र धातुओं से, या उनके यौगिकों से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कृत्रिम अंगों के निर्माण में लेड धातु का या सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में इसके कुछ यौगिक हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है लेड ऑक्साइड, कौन सा, लेड ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं लिथॉर्ज। लेड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथॉर्ज। तो यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। कैसा होता है भाई, उभयधर्मी। उसके बाद में इस लेड ऑक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है, तो स्टोरेज बैटरी बनाने में, कौन सी, स्टोरेज बैटरी बनाने में, फील्ड कांच बनाने में, फील्ड कांच बनाने में, ठीक है।
ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या करने में, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है और इसके बाद में आगे जिक्र करते हैं अपने। पहला हो गया लेड ऑक्साइड की आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसका उपयोग स्टोरेज बैटरी बनाने में किया जाता है। कोई अब देखो ये टॉपिक है ही ऐसा, अगर मैं आपको कहूं ना तो ये टॉपिक है ही ऐसा, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है लेड डाई ऑक्साइड, दिया सलाई निर्माण में। दिया सलाई क्या होती है भाई, है किसी को ध्यान में? दिया सलाई किसी को ध्यान में है? दिया सलाई क्या होती है? तो दिया सलाई होती है प्यारे बच्चों, कैसे बताऊं आपको, छोटे होते थे ना हम, तो हमारी मम्मी या हमारी दादी या हमारी बुआ या हमारी मौसी या हमारी नानी हमारे लिए स्वेटर बुनती थी, हमारे लिए स्वेटर बुनती थी, मोजे बुनती थी या टोपी बुनती थी, ठीक है। वो उसको ना नॉर्मल भाषा में पसम बोलते हैं, तो उस पसम से या ऊन से वो चीजें बनाते थे, तो वो जो सिलाई होती थी ना उसको दिया सिलाई बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे उसको? दिया सिलाई। तो दिया सिलाई के निर्माण में लेड ऑक्साइड का, डाई ऑक्साइड का उपयोग किया। उसके बाद में लाल लेड, तो PbO3O4 को लाल लेड कहा जाता है, PbO3O4 को लाल लेड भी कहा जाता है। इसका उपयोग होता है लाल पेंट बनाने में, लाल रंग का पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग सीमेंट बनाने में। तो इसकी दिया सलाई की आपको एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, दूसरी इसकी लाल पेंट वाली बात में ध्यान रखनी। सीमेंट निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसमें? सीमेंट निर्माण में। तीसरा है लेड एसीटेट, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, कौन सा? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी खास बात है वो मैं आपको बताता हूं लेड एसीटेट की। इसे शुगर ऑफ लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर ऑफ लेड, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, शुगर ऑफ लेड। दूसरा अकार्बनिक शर्करा, अकार्बनिक शर्करा। तो मुझे ये बताओ भी शर्करा का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज शर्करा का सूत्र आपको पता है? शर्करा का सूत्र पता है ना? शर्करा का सूत्र आपको पता होगा? हाँ जी सर पता है शर्करा का सूत्र। चलो देखो, शर्करा के सूत्र में क्या होता है? C6H12O6। तो ये होता है प्यारे बच्चों कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। जब अपनी अकार्बनिक रसायन विज्ञान पूरी हो जाएगी ना, तब आपको कार्बनिक रसायन विज्ञान शुरू करवाएंगे। तो ये होता है कार्बनिक शर्करा, ठीक है। लेकिन लेड एसीटेट में क्या होता है? लेड एसीटेट एक अकार्बनिक शर्करा होती है, अकार्बनिक शर्करा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। लेड एसीटेट अकार्बनिक शर्करा होती है, या अकार्बनिक शर्करा किसे कहते हैं? तो लेड एसीटेट को अकार्बनिक शर्करा कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है लेड एसीटेट का? तो H2S गैस की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए, H2S गैस की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए। जिन बच्चों के पास 12th में साइंस थी उनको ये चीजें पता है, क्योंकि उनको ये प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, ठीक है। अगला है क्राइट लेड। कौन सा? क्राइट लेड। इसे बेसिक लेड कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक लेड कार्बोनेट। इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो। क्राइट लेड को सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला है टेल, लेड टेट्राथाइल। टेल बोलते हैं इसे अपस्फोटन को रोकने के लिए। किसे? अपस्फोटन को रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा लेड प्राप्त कहां से होता है? तो लेड की हमारे, वैसे तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं इसलिए मैंने बोला हमारा राजस्थान, ठीक है। तो हमारे राजस्थान में एक जगह है जावर खान, मतलब जावर खान जगह का नाम नहीं है, एक खान होती है, क्योंकि आपको पता है खनिजों की खनिज होते हैं वो खान से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। खाद्यान्न बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो इसकी खान का नाम आपको याद रखना है, जावर खान, ठीक है। राजस्थान में यह है, और इससे सीसा व जस्ता दोनों साथ में पाए जाते हैं। इस खान में सीसा और जस्ता दोनों साथ में पाया जाता है। जस्ता यहां पर Zn यानी कि जिंक, ये बात इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो। लेड होता है अपना कंप्लीट, सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, कोई इलाज नहीं है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अगला है थोरियम।
कौन सा? थोरियम। यह रेडियो एक्टिव सक्रिय है, रेडियो एक्टिव धातु होती है। पहली बात इंपॉर्टेंट लगा लो, रेडियो एक्टिव धातु। भारत में केरल एक राज्य है, ठीक है, मैं मोटा मोटे बता देता हूं, लगभग केरल आपका यहां पे पड़ता है, ठीक है, लगभग यहां पर, और यहां पर होते हैं समुद्र, ये है हमारा समुद्र होते हैं यहां पे। तो समुद्री तट यानी कि लगभग इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में समुद्री तट में मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। कौन सी बालू? मोनाजाइट। याद रखनी है बालू का नाम, मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू में ये पाया जाता है। अब इसका निष्कर्षण तो मोनाजाइट अयस्क से। किसका निष्कर्षण? थोरियम का, ठीक है, मोनाजाइट अयस्क के। भौतिक गुण क्या है? भूरे रंग की धातु है। द्रवनांक 145 डिग्री सेल्सियस, 145 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन उबलता क्वथनांक है इसका 2800 या 2800 डिग्री का क्वथनांक होता है। 2800 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक होता है। अगला है क्रिस्टल। तो इसकी विशेष बात यह है कि ये क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं प्यारे बच्चों, आप है ना नमक देखा होगा आपने, ठीक है, साबुत नमक होता है, उसको आप तोड़ोगे ना तो आपको अनियमित टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, या वो एक अनियमित टुकड़ों में टूटेगा, तो वो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उन्हें बोलते हैं क्रिस्टल। तो इसका जो क्रिस्टल होता है ना वो होता है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और ऐसा, ठीक है, कैसा होता है? अष्टफलकीय। अब इसका उपयोग देख लो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में। तो सीधी सी बात है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग होगा। फोटो इलेक्ट्रोनिक सेल में, फोटो इलेक्ट्रोनिक, फोटो का मतलब यहां पर प्यारे बच्चों प्रकाश होता है वैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में, फोटो इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु ऊर्जा, ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पर लगभग जो आपके यौगिक होते हैं ना या जो आपके पदार्थ होते हैं वो रेडियो एक्टिव जरूर काम में लिए जाते हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायन के उत्प्रेरक के रूप में। तो ये उत्प्रेरक के रूप में भी काम आता है। कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उत्प्रेरक क्या होते हैं मैंने चर्चा कर चुका हूं। अगला है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम। यहां से क्वेश्चन गिरता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन गिरता है। कहां से? यूरेनियम से, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। यूरेनियम की दो चार बातें हैं, देख लेते हैं क्या बातें हैं यूरेनियम की। चलिए यूरेनियम, अब इसकी सारी बातें हम नोट डाउन करते चलना, क्योंकि यूरेनियम को मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा आपको, रियल लाइफ से। तो समझना भाई, कैसा तत्व है? दुर्बल। कैसा तत्व है? दुर्बल। अब दुर्बल तत्व है तो दुर्बल यानी कि कमजोर। अब कमजोर के साथ हर कोई छेड़खानी करता है, हर कोई उसे परेशान करता है। जो स्ट्रांग होता है हर कोई उसे आके कहता है ये कर, वो कर, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। कभी उसको बोलता है यहां पर बैठ है, कभी इसको बोलता है तू यहां से खड़ा हो, ऐसे कर करके इसको परेशान, मतलब दुर्बल को परेशान करते हैं। तो ये बेचारा कैसा होता है? दुर्बल तत्व। अब ये पाया कहां पे जाता है? तो ये झारखंड राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कहां पर? झारखंड राज्य में ये सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसको मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूंगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में। कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल के साथ सभी आपको पता ही है परेशान करते हैं उसको, तो ये भी बेचारा परेशान हो जाता है। उसके बाद में ये होता है एक रेडियो एक्टिव। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये दुर्बल तत्व है, परेशान कर रहे हैं सारे, ठीक है। इसका निष्कर्षण पिच ब्लेड से, इसका अयस्क याद रखना है, कैसा होता है? पिच ब्लेड, ये आपको याद रखना है। इसका निष्कर्षण होता है पिच ब्लेड से। फिर भौतिक गुण, चमकदार व सफेद धातु होती है। चमकदार और सफेद। देखा जाए ना तो ये यूरेनियम इतना मतलब ज्यादा
रेडियो एक्टिव होता है कि इसका बहुत ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है, पैरामैग्नेटिक होता है, द्रव्यनांक 1850 डिग्री सेल्सियस का द्रव्यनांक है और लगभग 3500 डिग्री इसका क्या है, क्वथनांक है। क्या है, 3500 डिग्री इसका क्वथनांक। अब देखो असली मजा अब शुरू होता है। उपयोग, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग, यूरेनियम कार्बाइड यानी कि यूरेनियम का एक यौगिक है यूरेनियम कार्बाइड, इसका उपयोग हैबर विधि, कौन सी विधि, हैबर विधि। हैबर विधि होती है किसके उत्पादन में, अमोनिया उत्पादन में। यानी कि देखा जाए तो अमोनिया का उत्पादन, क्वेश्चन बन सकता है अमोनिया से, आगे पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन तक बताऊंगा उसमें। अमोनिया उत्पादन कौन सी विधि, हैबर विधि। हैबर विधि किसका उपयोग, किसका उपयोग, यूरेनियम कार्बाइड, यूरेनियम कार्बाइड। ऑल क्लियर, ओके। उत्प्रेरक, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में हम पहले बात करके आ चुके हैं, रेडियो एक्टिव है तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में इसका उपयोग होगा। मिश्र धातु के निर्माण में, हाँ जी, मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। हुआ क्या था, एग्जैक्ट मुझे सन नहीं याद है, लेकिन आपको एक बात बताता हूं। जापान में एक शहर है हिरोशिमा शहर, कौन सा शहर है, हिरोशिमा शहर है, उस पर बम गिराया गया था, परमाणु बम, हिरोशिमा शहर पर। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। ये मान लीजिए जापान का हिरोशिमा शहर है, इस पर परमाणु बम गिराया गया, कौन सा, परमाणु बम। क्या गिराया गया, परमाणु बम। उस बम का नाम क्या था, तो लिटिल बॉय। क्या नाम था उस बम का, लिटिल बॉय। क्या नाम था उस बम का, लिटिल बॉय। क्या नाम था उस बम का, लिटिल बॉय उसका नाम था। इस परमाणु था, परमाणु बम था, यानी कि रेडियो एक्टिव। अब इसके अंदर जो धातु थी वो कौन सी थी, वो यूरेनियम थी। कौन सी धातु थी, यूरेनियम। अब ये बम यहां पर गिरा, पूरा शहर तबाह। क्या हुआ, तबाह। ठीक, आपको एक बात बताता हूं, एक तो होता है परमाणु बम, और परमाणु बम एक होता है विस्फोटक बम, यानी कि नॉर्मल, जिसमें प्रणोदक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी एक शहर है, इस पर ये विस्फोटक बम गिरा, तो ये शहर या ये जो गांव या ये जो जगह है, ये पूरी तरह विनाश हो जाएगी, जल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहां इसके नजदीक में कोई गांव है या कोई शहर है, इसको वैसे पता लगेगा भी हाँ यहां पर धमाका हुआ इस हमारे पास वाले शहर में, वहां पर इतने लोगों को ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। क्या यहां पर रहने वाले लोगों को कुछ प्रभाव पड़ा, हल्का फुल्का पड़ेगा, जैसे यहाँ पर धूल उठेगी, धुआं उठेगा, तो उसका पोल्यूशन का यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी शहर पे ये बम गिरा दिया जाए, कौन सा, परमाणु बम, तो ये तो भाई साहब तबाह हो ही जाएगा, ये भी तबाह, ये भी तबाह होगा। अब होगा क्या, इनके अंदर रिएक्शंस होती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और ये लगातार आगे बढ़ती जाती है, तो कभी ना कभी ये शहर इसके चपेट में आते हैं, ये शहर इसके चपेट में आते हैं, आते जाते हैं। तो इसके यहां पर जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सेल के डीएनए को क्या कर देते हैं, उत्परिवर्तित। उत्परिवर्तन क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उत्परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर भी डीएनए उत्परिवर्तित, तो आनुवंशिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, आनुवंशिक विकृति। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया गया। यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आशा धातु। तो अब अपने को केमिस्ट्री एक बात और बताती है, क्या बताती है, वो भी अपने सीख लेते हैं कि केमिस्ट्री ने हमें बहुत कुछ बताया, हम तो सीखते ही नहीं है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92। तो समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। समस्थानिक का मतलब यही होता है। तो इसका होता है 334, एक होता है 335 और एक होता है 338।
338 वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और 335 वाला परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। बात करें 338 और 335 की, ये होता है नॉर्मल यूरेनियम। कैसा होता है बेचारा? दुर्बल। ठीक है, दुर्बल होता है, हर कोई आगे से परेशान करता है। तो किसी को इतना भी परेशान, वो कहते हैं ना, यूरेनियम ने हमें बताया किसी को इतना ही परेशान मत करो कि वो खुद को परिवर्तित कर ले, इतना परिवर्तित कर ले कि वो कहते हैं ना कि किसी का इतना भी अपमान नहीं करना चाहिए कि वो आपके विनाश पे या आपका विनाश करने पे उतारू हो जाए। ठीक है, तो वही चीज यूरेनियम करता है। इसको बेचारे को बहुत परेशान किया जाता है क्योंकि दुर्बल तत्व है ये। अब दुर्बल है, कमजोर है, तो ये अपनी फिर शक्ति को बढ़ाएगा। तो भाई साहब बहुत ज्यादा हो जाते हैं परेशान। कभी इसको ना बोल देते कि तू यहां मत बैठ, यहां बैठ, वो बोलता है कि मेरे पास मत बैठ, ऐसे ऐसे करके इसको परेशान करते हैं। तो ये करता क्या है, ये कहता है कि जो मेरे अंदर कमियां हैं तो वो उन कमियों को 3 इलेक्ट्रॉन से इनको बाहर निकाल देता है। जाओ, और अब बन गया भाई साहब यूरेनियम 335। अब ये सर्वाधिक सक्रिय हो गया, सबसे खतरनाक समस्थानिक यही होता है। अब ये बोलता है कि अब लो पंगे, अब आओ मेरे पास, ये बोलता है। अभी ये इतना खतरनाक होता है कि ये परमाणु बम बनाने में या अनदर में, मतलब ये अब बहुत खतरनाक, अगर इसके साथ किसी ने थोड़ी सी भी छेड़खानी की, थोड़ा सा भी इसको किसी ने परेशान किया तो वो उसको तबाह कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, किसी भी अगर कोई यूरेनियम है 238 है तो उसको 200 पे, अगर सॉरी यहाँ पर 200 आना था, मिस्टेक होगी, सॉरी। अगर कोई 238 यूरेनियम है तो उसको 235 बनने पर मजबूर न करें, क्योंकि अगर वो 235 बन गया तो आप उसे दोबारा 238 नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये बात भी हमें केमिस्ट्री ही सिखाती है। उसके बाद में अगला है प्लूटोनियम। यह भारी रेडियो एक्टिव धातु है। कैसी है? भारी रेडियो एक्टिव धातु है। एक्टेनाइड श्रेणी का सदस्य होता है। एक्टेनाइड, कौन सी? एक्टेनाइड, एक्टेनाइड। और वहां पर आपने एक सुना होगा लेंथेनाइड, आवर्त सारणी में था लेंथेनाइड, एक्टेनाइड। ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये फर्स्ट श्रेणी होती है और ये सेकंड श्रेणी। तो ये एक्टेनाइड का तत्व होता है, याद रख लेना। उसके बाद में परमाणु बम बनाने में प्रयुक्त। विश्व में समस्त नाभिकीय रिएक्टरों में प्रतिवर्ष लगभग 20 टन का उपयोग होता है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर, यहाँ पर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वगैरह वगैरह। यानी कि परमाणु या नाभिकीय अभिक्रियाओं करवाने के लिए लगभग हर वर्ष 20 टन प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। जापान का एक शहर था नागासाकी शहर। यूरेनियम वाला जो बम गिरा था वो गिरा था हिरोशिमा शहर पे, और नागासाकी शहर पर भी बम गिराया गया था। उसका नाम था फ्रेट मैन। कौन सा मैन? फ्रेट मैन। उसमें जो धातु थी वो थी प्लूटोनियम। यहां पर इसके बाद में एक छोटा सा और कंसेप्ट है, देख लो भाई, टंगस्टन। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन की खानें हैं डेगाना खान जो राजस्थान में पाई जाती है, और टंगस्टन का उपयोग बिजली बल्ब बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बिजली के बल्ब, जो अब तो बहुत कम उपयोग होते हैं, जो पीले रंग की रोशनी देते थे। उसमें जो एक फिलामेंट लगा होता था बल्ब में, देखो आपको मैं हल्का फुल्का दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार का बल्ब होता था और वहां पर ना इस तरह की एक तार लगी होती थी। ठीक है, तो ये टंगस्टन की बनी होती थी। ठीक है, तो ये तार, इसका गलनांक कितना था? 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये जलती थी, यानी कि अगर इसको इतना टेम्परेचर मिलेगा फिर ये गलना शुरू होगी। तो ये इतना टेम्परेचर इसको मिलता नहीं था, तो ये जलती थी पर पिघलती नहीं थी या गलती नहीं थी। तो इससे जलने से इसे रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए उससे ज्यादा विद्युत खर्च होती थी। ठीक है, लेकिन अब तो एलईडी बल्ब वगैरह आ गए हैं तो इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया है। तो इस बल्ब का आविष्कार किया था एक वैज्ञानिक था जेम्स वाट। उन्होंने एक बात बोली थी, क्या बोला था? उन्होंने एक बात बोली थी जेम्स वाट ने कि मैं बल्ब बनाने के ऐसे 1000 तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। बात बहुत गहरी है, दोबारा सुने। जेम्स वाट जी ने एक बात बोली थी कि मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर अपना धातु वाला टॉपिक होता है वो होता है कंप्लीट। कल अपने शुरू करेंगे अधातु,
जो कि काफी इसी तरह से काफी लंबा चलेगा। और तो भाई जुड़े रहना है, पेशेंस बनाए रखना है। उम्मीद करता हूं आपको धातु वाला टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो थंब का निशान भेज देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर कुछ कमी रही हो तो मुझे वो भी बताना ताकि मैं भी उसको सुधारूं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आपका धन्यवाद।